बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर और ये क्लिप आपने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। इस गुफ्तगू के ऊपर भी बहुत सारा तज्ज़िया किया जा सकता है, बहुत सारा तज्ज़िया। सिर्फ ये जो चंद सेकंड की गुफ्तगू है इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चीज़ें बहुत फास्ट पेस पे आगे चल रही हैं। उसी फास्ट पेस को फॉलो करते हुए हम भी आज के शो में कोशिश करेंगे कि बहुत सारी जो हैपनिंग्स हैं, बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स हैं, उनका कुछ अपनी औकात में रहते हुए अहाता कर सके। बलूचिस्तान, सिंध, PMLN, फिर PMLN की रिसेंट कुछ मीटिंग्स, वहाँ के इनसाइड्स जो सोर्सेज से ख़बरें आती रहती हैं कि हमदा शहबाज साहब ने भी काफ़ी सारी रिजर्वेशंस का इजहार किया है गालिबन कि जी लाहौर पहले वाला लाहौर नहीं रह गया हुआ। मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले किसी साहब ने बताया। अब इस तरह की कहानियाँ और इसका इदराक मुस्लिम लीग नून को है। नून लीग जानती है कि भाईजान पहले जैसे मामलात हमारे नहीं रह गए हुए कि हम किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो खंबा MP या MNA बन जाएगा। अब मामलात बहुत बदल चुके हैं हमें, लेकिन एट द सेम टाइम जितना पीसफुली वो कैंपेन कर रहे हैं, जितना पीसफुली लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, जितना पीसफुली ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब बन चुके हैं, वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है अब इलेक्शन का। और ये बदकिस्मती है जमहूरियत में। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये आपकी मेरी हम तमाम लोगों की बदकिस्मती की बात है कि हमें पहले से कह दिया जाता है जी फलाना वज़ीर आज़म बन गया है। हालांकि नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होना चाहिए। जमहूरी सियासी जमातें हैं, जाएँ इलेक्शन में, फील्ड में जाएँ, इलेक्शन लड़ें, जिसको अवाम चुने वो आ जाए। बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या नून लीग ही बरसर इक़्तिदार आएगी, क्या तहरीक इंसाफ काउंटर कर सकती है मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर? क्योंकि अभी अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के चारसदा और उन एरियाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन थे। एक जगह पे वर्कर कन्वेंशन था, वहाँ पर रेड हुआ है। दूसरी जगह फिर जहाँ लोगों ने सेलेक्ट किए तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वहाँ फिर रेड हो गया। और तीसरी जगह पे फिर जाकर चारसदा के लोगों ने वर्कर कन्वेंशन करने में वो कामयाब हो गए। सो वो बिल्ली और चूहे वाला खेल जो है, चेस गेम जो है, वो अभी तक जारी है। एंड दैट इज़ KPK, दैट्स नॉट पंजाब। पंजाब में तो जो वर्कर कन्वेंशन के साथ सूरत हाल हुई थी, वी ऑल नो दैट एंड वी हैव रिपोर्टेड दैट अर्लियर। पहले अब से जो शोज़ थे उसमें रिपोर्ट करते रहे। बहरहाल आज के शो में ज़रा पॉलिटिकल थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको कि प्रिडिक्शंस करते हैं, कुछ अपनी अपनी सोच सब आपके सामने रखते हैं कि व्हाट वी ऑल सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अमजद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर सईद अलाई साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अक्सर हमारे शोज़ में देखते रहते हैं। अमजद भी कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। आपकी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस मेरे तब ना मानने के बावजूद ठीक साबित हो गई। आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरी प्रेडिक्शंस नहीं है, वो एक तज्जिया होता है। जो आप ये कह लें कि एक गैर जानबदारी के साथ जब आप सोचते हैं, हालात को देखते हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, तो आपको चीज़ें फिर क्लैरिटी के साथ नजर आती हैं। नहीं, ये तज्जिया नहीं था। नहीं, ये तज्जिया ये बिल्कुल। मैं रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं खबर आपको याद करवाता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा ये तज्जिया था या खबर थी। इमरान खान साहब पीक पे थे, 9 मई वाला वाकया नहीं हुआ था। हाँ। कहानी कोई थी, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब के वापस पाकिस्तान आने की कहानी को नहीं थी। आपने तब मेरे शो में कहा था जी अगला वजीर आज़म नून लीग से होगा। अब तब का तज्जिया किसी भी तज्जिया कार का मुझे और तज्जिया निकाल के दिखा दे, क्योंकि अगला वजीर आज़म नून लीग का होगा। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त हालात ख़राब हो चुके थे। इमरान खान साहब के हालात ख़राब हो चुके थे और हमें ये समझना चाहिए कि आगे कौन आ सकता है। मतलब इसकी बुनियाद पे थी वो बात भी कि जी कि अगर इनके हालात जिस तरफ तेज़ी के साथ वो डाउनफॉल का शिकार हो रहे थे और जिस तरह से उनके हालात ख़राब हो रहे थे, जिस तरह से उस वक्त मईशत ख़राब हो रही थी, वो भी एक अलग इसके साथ साथ है। तो उनमें अगर वो जाते हैं, के जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ साहब थे तब। ये एक अलग बहस है ना, ये कौन था, लेकिन उस वक्त हुकूमत में कौन था? शहबाज शरीफ नहीं। जब की बात कर रहे हैं उस वक्त अदम एतमाद के बाद की बात ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये चल ये रहा था कि हम मुल्क बचाने के लिए आए, हम रियासत बचाने के लिए आए, हम सियासत बचाने के लिए नहीं आए। अब कोई भी बंदा वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। मैं आपको यही कहता हूँ कि जी कि उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त सूरत हाल जो थी, उस वक्त ज़रूरत थी उस एक इत्तेहादी हुकूमत की, वो बनाई गई, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। उसमें अगर इस वक्त कोई इलेक्शन की अफरा तफरी कोई दूसरी चीज़ की गई या किसी पार्टी को जो नज़र आ रहा है कि जी उनकी पॉपुलैरिटी ख़राब होती है, तो वो अपनी पॉपुलैरिटी ख़राब करे, वो अपने आप को दाव पर लगाए। क्यों लगाए? डैमेज करे ना, क्यों करे? उसको किसी यकीन दहानी के ऊपर कि हम आपके लिए जो जिम्मेदार हो जाएंगी और हालात आपके लिए बेहतर होंगे, लेकिन ये पहले मुल्क को ठीक कर लें। उन्होंने ये एक, आप इसको एक डील कह सकते हैं, इसको इसको डील ही कह सकते हैं, इसको डील कह सकते हैं, एश्योरिटी कह सकते हैं, एश्योरिटी कह सकते हैं। लेकिन हालात इस तरह के हमें बनते नज़र आए और आगे भी नज़र आ रहा है कि जी कि मैं फिर ये आपसे ये कहता हूँ, मैंने उस वक्त भी आपसे ये बात कही थी कि अगला सेटअप खाली नून लीग का नहीं होगा।
अगला सेटअप सबको हिस्सा मिलेगा, सबको हिस्सा कह ले, ये सब कुछ शामिल होना चाहिए। कि पुरानी सोच है कि जी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कौमी हुकूमत का, उस वक्त बहुत सारे लोग ये कहते थे कौमी हुकूमत का हमारे आइन में कोई तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन कौमी हुकूमत क्या होती है? कौमी हुकूमत यही है ना कि उसमें सारी जमातें शामिल हों, जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है। जमातों की बात नहीं रहेगी, अब सारे स्टेक होल्डर कह लिया करें। चले स्टेक होल्डर्स कह लें या उसको सियासी जमातें, हम हुकूमत उन्होंने बनानी है ना, वो आप चलाने की बात कर रहे हैं ना, वो और बात है ना। लेकिन हम कहते हैं हुकूमत में शामिल होने की। इस वक्त हम जिन हालात में आज भी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी है ना, अगली किस्त के लिए हम उस पर बात करें, ऑलमोस्ट अप्रूव्ड मामलात, जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्यों वो क्यों करेंगे आगे? अभी मार्च में आपका फिर ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था हमारा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो करेगी। तो इसलिए वो कोई भी हुकूमत जो आने वाले हालात में, अभी हालात एकदम से ठीक नहीं होंगे ना, ये इसको कह सकते हैं लंबा टाइम लगेगा ना। तो उसमें जब तक तमाम लोग ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तमाम लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे, उस वक्त तक हालात पे बात डिटेल में करते हैं आज। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक है? क्या देख रहे हैं सर? MQM लाहौर आके कहती है नून लीग के साथ हैं, नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जाते हैं तो बाप पार्टी, सारे बाप दादा सारे कहते हैं कि जी हम साथ हैं। अच्छा देखें, ये जिनके आपने नाम लिए हैं ये कोई नई बात नहीं है। MQM तो गुज़श्ता 30 बरस में कई बार इत्तेहादी रही है, PMLN की भी और मुख्तलिफ पार्टीज़ की, हर पार्टी की तकरीबन। तो उसकी वजह यह है कि छोटी पार्टीज़ जो होती हैं, जो इलाकाई पार्टीज़ हैं, लिसानी पार्टीज़ हैं, ये तमाम पार्टीज़ की क्योंकि हैसियत कम होती है, मेंबर कम होते हैं, तो उन्हें हुकूमत में आने के लिए किसी का सहारा लेना होता है। और वो जो बड़ी हुकूमतें होती हैं उनको भी अपनी प्रेजेंस चाहिए होती है मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे अगर इत्तेहाद किया, प्रॉक्सीज का काम करती हैं बड़ी पार्टीज। एग्जैक्टली। अब आपने बात की थी अभी बाप की और पार्टीज़ की, तो ये आपको याद होगा कि बाप के भी वो तमाम लोग जो थे वो पहले नून में थे, उससे पहले काफ में थे, उससे पहले फिर नून में थे। तो इसमें जितनी पार्टीज़ के आप नाम ले रहे हैं आप, ये कोई नया यानी प्रोसेस नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से तो हम भी देख रहे हैं कि ये पार्टीज़, ये अफराद हर 5 साल के बाद अपनी पार्टी वफादारी बदलते हैं, और यही हमारी सियासत का चलन है, और यही चलन रहा है, रहेगा। क्योंकि जब तक हम बलोगत पे नहीं पहुंचेंगे, सियासी बलोगत पे, तब तक ये काम रुकेगा नहीं। और दूसरी बात यह कि हमारी लिटरेसी रेट देखें आप, हमारे पूरे मुल्क का एक ढांचा है जो अभी तक ट्राइबल है। आप लाहौर से 10 किलोमीटर बाहर चले जाएं, मशरक़ की जानिब या जनूब की जानिब, तो वहाँ पे बरादरियाँ रूल कर रही हैं। लाहौर के अंदर आप देख लें, कुछ ऐसे हल्के हैं, इचरा है, गड़ी शाहू, इस तरह बॉर्डर पे, जहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो कौमियत है या बरादरी है, उसके अलावा किसी को आप टिकट दें वहाँ जीत नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, अगर लाहौर शहर में 5 सीटें बरादरी की बुनियाद पर जीती जाती हैं, तो ये कैसे पंजाब आएगा? पाकिस्तान का क्या ख्वाब आप देख रहे हैं, वो तो अगले 20 साल नहीं आएगा। तो हमें जब तक ये ढांचा, बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं आएंगी और बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? उसके लिए यही कि इलेक्शन करवाइए, तालीम बढ़ाइए। देखिए, हमने ना अपने मीडिया के ज़रिए लोगों को सियासी तौर पर बहुत से शऊर दिया है, लेकिन शऊर वो है जो शऊर देने वाले की अपनी मर्जी थी। That's true. कंट्रोल्ड शऊर। आपके सारे दोस्त, जो हमारे भी दोस्त थे, एंकर्स थे, मुफक्कर थे, दानिश्वर थे, एनालिस्ट थे, उन्होंने पिछले 7-8 साल में क्या गुल खिलाए हैं, कैसे कैसे झूठ बोले। यहाँ पे I'm sorry, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मुझे एक सेकंड मुझे आपके वो जुमले में से एक चीज़ आ गई है। कोई एक एंकर जिसको मुफक्किर या अदीब या जिसके लिए स्कॉलर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सके ना, वेरी सॉरी, पिछले 2 साल के अंदर वो तमाम के तमाम स्कॉलर जो है ना वो एक्सपोज होकर सामने आ गए। आपने मेरी शायद वो जो मैंने उनको ये मजाकन कहा, सॉरी, लेकिन मैं उसको मेरा मतलब सिर्फ मजाक से कहना था, ये मतलब ये नहीं था कि वाकई मजाक ही है सर, ये मजाक ही है। अच्छा, बहरहाल वो मैंने इसलिए कहा कि जो मुफक्कर बने हुए थे, दानिश्वर थे, प्रचार कर रहे थे, उनकी रस्सियां कहाँ से रही थी, उनको पैसा कहाँ से आ रहा था, वो क्या जुबान बोल रहे थे, वो कौम को किस तरह गुमराह और बदतमीज कर रहे थे, नौजवान नस्ल को जिस तरह बिगाड़ा गया है, और आप मुझे यकीन करें कि कई दिहाइयाँ लगेंगी उसको ठीक करते हुए। नहीं सर, बिगाड़ने में भी दिहाइयाँ लगी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, बिगाड़ने में भी दिहाइयाँ लगी हैं। 1980 से मामला स्टार्ट हो गया। दिहाइयों में जो बर्क रफ्तारी आई है ना, तेजी आई है, वो 5-4 साल में आई है। सर वो तो मीडियम चेंज हुआ है ना, यही कह रहा हूँ। मीडियम पहले एक अखबार था, अखबार में आपने बीबी की फोटो छाप दी, लेकिन अब टीवी आ गया, तेजी आ गई, टीवी पर डिजिटल आ गया और तेजी आ गई। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी साबित हो गई है, जो प्रोग्राम से पहले मैं बात कर रहा था जी, कि एक और बात ये आ गई है कि एक ज़माना वो था जो भुट्टो की एक शख्सियत का सहर था, उसकी फांसी के बाद या उसकी रिहाई के बाद
माल रोड पे 13 मील लंबा जुलूस निकला था, कृष्ण नगर से लेकर एयरपोर्ट तक। और अब हमें यह भी समझ आ गया कि ये जो नए पॉपुलर लीडर हैं उनकी पॉपुलैरिटी हवाई है, वो टीवी पे सोशल मीडिया पे है। जब वो ऐलान करते हैं तो 2500 बंदा इकट्ठा होता है, उसमें से 2000 पकड़ा जाता है तो सारे भाग जाते हैं। एक रात में 112 बंदे नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ, आईपीपी कहें जो मर्जी कहें, उसमें 200 बंदे और आ गए। 112 अरकाने पार्लियामेंट, मैं यही कह रहा हूँ भाई, 112 पार्लियामेंट पहले दिन शामिल हो गए हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इससे ये साबित हुआ कि इस मुल्क में एक चीज़ है जो बड़ी कारगर है, उसका नाम है डंडा। 9 के बाद ये भी साबित हो गया है कि जो जाली और जो आपने पहले फरमाया दानिश्वर और फिलोसफर और झूठे जो यहाँ पे थे स्पोक्स पर्सन्स, वो कहाँ गए? कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई घर में घुस गया, किसी ने सियासत से तौबा कर ली है। इससे पहले तो ये नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब डॉक्टर साहब ये भी नहीं है कि सच्चे सिर्फ वो हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के, मैं ये नहीं कह रहा, को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल वो सच्चे नहीं है, वो भी सच्चे नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं, सच्चे वो एक कदम आगे चलते हैं जी। मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने ना तो उनकी वकालत की है, नहीं, मैं लोगों अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने एंकर्स की बात। लेकिन सर एक बात और, मैं जी, नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, उनकी बेटी, उनके भतीजे, उनके भाई को 2 साल जेल में रखा गया है। और वो जेल अगर आप जाके देखें नैब की तो आपको अंदाज़ा होगा कि जेल क्या होती है। उसके बावजूद 4.5-5 साल में उनके मेंबरान में से इक्का दुक्का भागे हैं, कायम रहे हैं। जेल में ये रहे हैं ना भाई, मेंबरान को तो नहीं रखा गया। 31 बंदों को तो सजा हुई है उनके, कौन कौन से नुमान और उनकी सजा तक। मैं बात कर रहा हूँ कि 31 बंदे नैब ने सजा दी है, 70 को जेल में रखा है। उसके बावजूद जावेद लतीफ देख लें आप, फेयर इनफ, आसन इकबाल देख लें, खाकान अब्बासी देख लें। मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से एक आदमी भी भागा नहीं है। ये भी एक पार्टी का स्ट्रक्चर है, ये नहीं मैं कि उसकी वकालत कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एक पार्टी का स्ट्रक्चर बन गया तो पीएमएलएन का कोई आदमी भागा नहीं है। लेकिन सर सारे माजी में हमने देखा था कि ये पार्टी नैब वाली सजाएं ठीक है, इससे पहले काफ लीग भी तो नून लीग से निकली थी ना, सारी की सारी उसके बाद निकली सारी नून लीग। जब उनको सबक आ गया, यानी ये मेरे सामने हुआ, ये मैं आपको मिसाल सुना देता हूँ कि मैं पार्लियामेंटेरियन रहा 2008 के बाद। जब लोग वापस आए तो मेरी उनसे गुफ्तगू होती थी, वो कहते यार हमने बड़ी गलती की, बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं, माफी तलाफी हुई है, अब हमने कहीं नहीं जाना। तो ये एक सबक होता है जो सियासी लोग सीखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अजमल खटक साहब बड़े मारूफ पाकिस्तान के सियासतदान थे, मेरी उनसे दोस्ती थी। ये मैं एक वाक़या सुना देता हूँ जी प्लीज। तो मैं उनको कभी कभार नौशहरा से पिक करके इस्लामाबाद लाता था और सदर फारूक लगारी साहब के फ़ोन के ऊपर उनकी सिफारिश पे, तो उनको पिक करके मैंने ड्रॉप करना और उन दोनों ने जाके जनरल मुशर्रफ को मिलना। और हर बार मुझे कहना कि आप जनरल मुशर्रफ से मिलें, तो मैं कहता था सॉरी मैंने क्या करना मिल गए। तो जब 4 साल 3 साल गुजर गए तो आखिरी बार अजमल खटक साहब को मैं छोड़ने गया नौशहरा, तो बड़े हैरान होंगे कि उन्हें छोटा सा घर था और उसके मुकाबले में हमारे दोस्त समीउल हक साहब का एक महल था। तो वो दरवेश आदमी थे। जब मैं छोड़ने गया तो मुझे कहने लगे यार तुम मुझे पिछले 4 साल में 25 दफ़ा लेकर गए हो, छोड़ के गए हो, तुमने कभी मुशर्रफ से, जब मैंने कहता था मिलने का क्यों नहीं कहा? हाँ आप मिलते नहीं थे, एक तो ये मुझे बताएं। मैं कहा सर मेरा दिल नहीं करता था। फिर ना अच्छा, उसने कहा जी देखें मैं आपकी बात की तईद करता हूँ, मैं आपके बाप के बराबर हूँ, सियासत में मुझे आपसे डबल टाइम हो गया है, लेकिन यकीन करो कि आपने जो बात की वो सही की और ज़िंदगी में कभी ये काम ना करना, और आज के बाद मैं भी कभी मुशर्रफ को नहीं मिलूंगा। ये उन्होंने मुझे 4 साल के बाद कहा। 4 साल गुजारने के बाद 4 साल इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद नहीं, अजमल खटक साहब कभी इक़्तिदार में नहीं रहे। तो फिर मिलते किस चीज़ के लिए? वो उनको जो सदर लगारी साहब थे ना, उनके दोस्त थे वो, तो वो उनको साथ ले जाके मुशावरत करते थे जनरल मुशर्रफ से, मशवरे करते थे, बातचीत गपशप लगती थी। बादशाह के साथ ताल्लुक रखना भी तो एक इक़्तिदार ही होता है। इसमें आप कैसे कह सकते हैं? उसके बावजूद वो छोटे घर में रहे, अपनी गाड़ी मतलब ईमानदारी की जिंदगी गुजारे। हमारे कुछ सहाफ़ी जाके शाम को बुज़दार को बैठ के एडवाइस करें कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो सहाफ़ी थोड़ी सा सहाफ़ी थोड़े सा, लेकिन वो जिनके मजबूरी में बुज़दार चले, जिनके मजबूरी बुज़दार कौन सा मान लेता था उनके पास, मानता भी था, काफी सारों की बात मानता था। अच्छा, ये मेरे लिए खबर है, वैसे वो तो मान लेता था। ये भी एक खबर है हमारे लिए, अपनी जात के लिए मानता था, अपनी जात के लिए सब मानता था कि जो अपनी जात के लिए भी मानता था, और वो जाके जो अपने लिए वो उनको कहते थे, मशवरा देते थे कि हमारे लिए ये कर दो, वो भी कर, वो तो उधर ही हो जाता, वो भी बैठे बैठे वही पे होता, वो भी मान लेते, वो तो वहाँ बैठे बैठे। चले अल्लाह उनको बस ठीक जगह पे रखे, जहाँ पे है वो ठीक रखे, महफूज रखे। IPP जी क्या मुस्तकबिल है? अभी देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी आपको अपनी गुफ्तगू में 2-3 फिक्रे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अच्छे बोले कि एक तो एकदम 100 से ज़्यादा
जो साबिक या मौजूदा अरकान पार्लियामेंट जब जाते हैं किसी जमात में, तो उसका मुस्तकबिल आपको फिर वही बात आ जाती है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। Okay. फिर दूसरी बात यह है कि जिस तेज़ी के साथ लोग उसमें जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों चीज़ें हम कर लें। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं थोड़ी सी एक सेकंड रुक जाए, एक जुमला मुझे भी ऐड करना है जी। डॉक्टर साहब वाली बात की, चले थोड़ा उसी को थोड़ा मज़ीद खंगाल हाँ। लेते हैं। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के 20 सीटें, नून लीग IPP से बहुत बड़ी सियासी जमात, इलेक्टेबल सारे इधर आए, निमानी इधर आए, जंग से बहुत सारे लोग इधर आए, सारे के सारे हार गए। मैं आपको इसी का जवाब देने लगा था, इसी में आपका ये बात आ जाएगी। देखिए, एक चीज़ होता है कि जो इलेक्टेबल्स या लोग जाते क्यों हैं, हम उस प्रेशर को किसी के भेजने को हम 1 मिनट के लिए हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है। आप ये देखिए, इससे पहले जब 18 में 17 में आप हवा देखें, फिर उसके बाद 13-12 में आप देख लें, उसके बाद 2 में देख लें, उसके बाद पीछे चले जाएं, अब जहाँ भी जाएं, एक ख़ास तरह की हवा बनती है या बनाई जाती है दोनों तरफ से कि आने वाले वक्त में किसको इक़्तिदार मिल सकता है या कौन इस वक्त ताकतवर हो रहा है। जी जी, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको आप मौसमी परिंदे कह लें, या वो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि हमारा आने वाला जो कल है वो किस तरह से महफूज हो सकता है, और जिनको हम सियासत में इलेक्टेबल्स कहते हैं। जी बिल्कुल, इलेक्टेबल्स भी कहते हैं। और फिर वो भी होते हैं जिनको फ़र्ज़ करें पीछे इलेक्टेबल नहीं थे, किसी पार्टी की वजह से जीते थे, अब नज़र आ रहा है कि वो पार्टी नहीं जीत सकती। सपोज 1 मिनट के लिए हम कहते हैं कि वो नहीं जीत सकते, वो कहते हैं जी हम क्यों आ रहे हैं इसके साथ मिलकर, तो वो किसी ना किसी तरफ जाना है उन्होंने। अब एक पार्टी, फ़र्ज़ करें हम नून लीग की बात करते हैं, नून लीग में उनको जगह नहीं मिल रही, तो उनको दूसरी पार्टी जो नज़र आ रही है कि जी कि उसको शायद IPP वो IPP है, तो वहाँ पे उनको स्पेस अगर मिलती है तो वो जाएंगे वहाँ पे। तो ये आप इसको इस अंदाज से देख लें कि उस हवा की वजह से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि आने वाले दिनों में पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर और मरकज़ में भी IPP को हिस्सा मिल सकता है। वो हिस्सा हो सकता है काफ लीग की तरह का भी हो सकता है, अब डिप्टी शिफ्टी भी आ सकता है, तो डिप्टी शिफ्टी भी आ सकता है। मतलब कोई भी हिस्सा तो कोई भी आने वाले दिनों में हो सकता है ना, कि अगर यहाँ पे आता है तो जो खान आएंगे या जहांगीर तरीन, जो मेरा ख्याल है कि अलीम खान ज़्यादा चांसेस है, अलीम खान के कि ज़्यादा, मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि शायद जहांगीर से बात कब हुई है आपकी? जी, अकरम चौधरी साहब से बात कब हुई है? अकरम चौधरी साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं यकीन माने कि मुझे नहीं, मैं वाकई आपको सही कह रहा हूँ, अकरम चौधरी साहब अच्छे दोस्त हैं। मैं अगर पूछते भी तो उन्होंने आपको सही बात नहीं बतानी थी। हाँ, नहीं, मेरी अकरम चौधरी साहब से वाकई नहीं बात हुई, पिछले कोई 6 माह पहले शायद बात हुई होगी, दोबारा से बहुत मसरूफ हो गया। नहीं, मुझे अंदाजा इस बात का वो मुझे लगता है कि जी कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि तरीन साहब की मसरूफियत और तरह की बहुत ज़्यादा होंगी, वो पार्टी की मैनेजमेंट कह लें, और मरकज़ में भी हो सकती हैं, कुछ दीगर और तरह के मामलात हैं बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी कहती है कि सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें मौका मिला, जो अगर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मरियम नवाज कैबिनेट में होंगी उनकी, तो जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उनको हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना है, तो ये मैंने तो आपको पहले कहा कि ये मखलूत हुकूमत ही होगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जी कि शायद इस बार बिलावल ना बने वज़ीर-ए-आज़म, मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरी बात जो अभी बात आप कर रहे थे कि MQM की, मुझे ये बताएं कि MQM के साथ इत्तेहाद करके, डॉक्टर साहब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वहाँ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए ये किया गया, आप मुझे बताएं कि MQM के साथ इत्तेहाद करके नून लीग ने पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान पहुँचाया? कोई चीज़ नजर आती है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। एक मिनट सिर्फ मैं डॉक्टर साहब आपकी, देखिए बात यह है कि पीपल पार्टी ने, मैं तो अगर ये कहूँगा कि ऐड करूँ इसी में, जी मेरा इस पे एनालिसिस ये, मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया, थोड़ी रिसर्च की है। 2 इजला ऐसे हैं जहां पर MQM जो है मेयर इनका होता था, हैदराबाद और कराची, ठीक है, दोनों पीपल्स पार्टी ले गई है, और इनको वो अच्छा खासा सेटबैक है क्योंकि इनकी जुरिस्डिक्शन या इनकी टेरिटरी या इनकी वही है। अब आप ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब आप इस सारे सिनेरियो को सामने रख के अगले इलेक्शन के बाद की सूरत हाल को देखें, अगर पीपल्स पार्टी MQM के साथ, अब देखिए जरदारी साहब जिनको आप सियासत का गुरु कहते हैं, मुफाहमत का बादशाह, और सियासत भी उनकी कहते हैं, वो मैं तो नहीं मानता, चले लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं उनको, ठीक है, चले वो आप उनकी मंडेर पे बैठा हुआ एक परिंदा, ठीक है, वो उसको उड़ा देते हैं कि उसको दूसरा शिकार करे, आप उनको उनकी अकलमंदी कहेंगे? नाइस, ठीक है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अगर उनके साथ MQM के साथ वहाँ पे इत्तेहाद होता है, नंबर 1 उनको वहाँ पे सीटें देना पड़ती हैं,
MQM को, नंबर 2 उसके बाद उनको सूबाई हुकूमत में हिस्सा देना पड़ता। Oh, yes, yes, ठीक है, अब वो अपोजिशन में तो बैठ सकते हैं, हाँ। या नून लीग के साथ अगर मरकज में तो कुछ ज्यादा मरकज में कुछ हो सकता है, वहाँ पे ठीक है, वहां पे वो हिस्सा नहीं मांग सकते उनके साथ बैठ के। नंबर 2 इसका दूसरा एंगल भी सोचिए, आप ही की बात दूसरी है। चीज हाँ। उसमें कि अब MQM की किसी सीट पे, कराची या हैदराबाद में, पीपल्स पार्टी की तो सीट ही कोई नहीं है 2-3 सीटों के अलावा। अगर वो फर्ज करें दोबारा वही 2-3 सीटें उनको मिल जाती हैं, बाकी इजाफा नहीं होता, तो फिर भी उनका तो नुकसान ही कोई नहीं So है। बेसिकली PPP PMLN ही की कैंपेन कर रही है, यस, मैं यही कह रहा हूँ कि मिल के हो रहा है सारा कुछ। सारा कुछ प्लान से हो रहा है, और वो कैंपेन ही कर रही हैं कि जनाब इधर उन्हें उड़ाओ। यहाँ बाकी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब प्लीज। मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। देखिए, इस वक्त जो कराची, हैदराबाद और कोयटा, ये 3 शहर हैं जहाँ पे नॉन सिंधीज़ की, पंजाबियों की, बलोचियों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन। जैसे कोयटा शहर में अब्दुल महमूद खान अचकज़ई, जी जी, जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको नून लीग सपोर्ट करती है, उसके बाद उनको नेशनल पार्टीज भी सपोर्ट करती हैं, जिससे वो पश्तून होने के अलावा बलोच और पंजाबी वोट लेने के बाद जीत जाते हैं, जो उनका अपना हल्का नहीं है कोयटा। इस तरह कराची, कोयटा और दीगर 1-2 शहरों में जहाँ पे महाजिरों के अलावा पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, बलोचों की तादाद है, उनका वोट सपोर्ट करके इनको मिल जाता है PMLN को। आपको याद होगा कि अब्दुल हकीम बलोच जो PMLN के MNA थे और 2016 में वो वज़ीर थे वफाकी, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी, पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, MPA का इलेक्शन लड़ा और सूबाई वज़ीर बन गए। तो वहाँ पे उनकी मौजूदगी है, लेकिन जब उनकी वहाँ पे दाद फरियाद नहीं होती, फंड्स नहीं मिलते, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, तो फिर वो अपनी कश्तियाँ तब्दील कर लेते हैं। लेकिन उनका असर रसूख और ग्रुपिंग मौजूद है, जिससे किसी न किसी पार्टी को फायदा पहुंचता है। पार्टी का टिकट साथ लगा के वो मेंबर बन सकते हैं। एक आध सीट के ऊपर है ना ऐसा, बाकी ओवरऑल तो परसेप्शन फिर वो जाके इलेक्शन कैंपेन की वेव में देखते हैं ना कि वहाँ पे क्या बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे, KPK में भी तोड़ दिया गया तहरीक इंसाफ को, 2 वज़राए आला उनके साबिका और परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब नई पार्टी बना के पार्लियामेंटेरियन बना के बैठे हुए। रिसेंटली उनके जितने जलसे या जितने कन्वेंशन मैंने देखे हैं, अक्सर मैं उनकी क्लिपिंग भी देख रहा होता हूँ, जो आ रहे होते हैं तो सहाफ़ी जाकर पूछ रहे होते हैं स्टेज के ऊपर कि जनाब बंदे कहाँ पे हैं, तो उसके ऊपर मैंने रिसेंटली देखा परवेज़ खटक साहब कहते हैं जी नो कॉमेंट्स, कि मतलब बिल्कुल खाली। क्या कल को वो भी कोई डैमेज कर सकेंगे वहाँ पे PTI को KP? अच्छा सर, इसमें गुजारिश है कि पहले तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने लंबी बहस छेड़ दी है, KP में 2 हिस्से हैं, ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है, इसका नाम भी NWFP था ना। तो नॉर्थ हज़ारा से आगे इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, सिवाय इक्का दुक्का सीटों पे जहाँ पे सिराजुल हक साहब हैं, कुछ और लोग हैं, अमीर मकाम है, इस तरह कुछ लोग हैं जिनकी अपनी ग्रिप्स है। वेस्ट साइड के ऊपर पेशावर जब शुरू होते हैं डेरा इस्माइल खान तक, तो वहाँ पे JUI टफ टाइम देती है। हज़ारा के अंदर PMLN बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी एक बहुत बड़े शख्स ने पिछले बल्दियाती इंतखाबात में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए ये फैसला किया गया कि हज़ारा में अगर 22 सीटें काउंसलर्स की तो उसको 3 पे ले आए। तो ये 3 एरियाज़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो नॉर्थ का एरिया है और चंद और ज़िले, वहाँ पे PTI की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे परवेज़ खटक साहब या इस तरह के और लोग उसको डेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सके या कर सकते? नहीं कर सकते, ना कर सके हैं। ओके, अब उसका एक ही तरीका है, या 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है वो वहाँ जीत जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये कि वहाँ पे, जैसे आपने पहले फरमाया, कि उनके उम्मीदवार 2018 के मॉडल के ऊपर गायब हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, या उनका निशान नहीं होगा, या कोई और बहाना होगा। तीसरा ये है कि आप, हमारे जो वोटर्स हैं ना, उनमें नज़रियाती वर्कर्स और वोटर्स कम होते हैं। लोग वोट देते हैं अपने काम के लिए कि मेरी सड़क कौन बनाएगा, बिजली कौन लेकर आएगा, मुझे पैसे कौन देगा, मुझे गाड़ी कौन देगा। इस कॉन्सेप्ट में कुछ बेहतरी आई नहीं आगे? लोग कुछ नजरिए पे, मैनिफेस्टो पे, पार्टी की तरफ चल नहीं पड़े? मैंने गुजारिश की है कि जो KP सूबा है ना, उसका मिजाज फ़र्क है, वहाँ पे लोगों के नज़रियात मौजूद हैं। हाँ, इसीलिए जो आपने फरमाया और मैंने गुजारिश की है कि कुछ अजला में इमरान खान साहब के नज़रियाती सपोर्टर और वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन वो इस तादाद में नहीं है कि पूरी हुकूमत उल्टा दें या पूरी हुकूमत में 2/3 मेजॉरिटी ले लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ JUI का अपना हिस्सा है, नून का अपना हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का अपना हिस्सा है। अभी आप देखें कि 2-3 बड़े अहम लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। हाँ, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है, पीपल्स पार्टी के PTI में भी गए हैं। बिल्कुल गए हैं। एक वकील साहब गए हैं, और अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, वहाँ से हमारे एक दोस्त ने खबर भेजी हुई थी कि उनकी कोई फ्लोर मिल थी वकील साहब की, जिन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की है, अभी वो डिमोलिश कर दी गई। जी डेफिनेटली। देखें, उसकी वजह यह है कि जब PTI का दौर था, या उससे पहले मुख्तलिफ अदवार में
मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, जी। बहुत से पार्लियामेंटेरियंस ने नाजायज़ काम किए, कब्जे किए, हाँ, जरूर सोसाइटियाँ किए, बनाई, जरूर किए होंगे, बिल्कुल। कब्जे करके बिल्डिंगें खड़ी कर ली, कच्ची आबादियाँ बनवा दी, इस तरह के बहुत से काम किए। तो इसलिए जब आदमी खुद ट्रांसपेरेंट ना हो, जैसे आप शेख रशीद की मिसाल है, हवेली जो है वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मलकियत है, वो लीज़ पे है और लीज़ में लिखा होता है कि ये लीज़ कैंसिल हो सकती है इस साल के बाद या 2 साल के बाद। तो इस तरह जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किए होते हैं उनके खिलाफ कानून को इस्तेमाल शेख साहब अभी भी गैर कानूनी बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो अदालत में उनको दे दिया ना। इसमें डॉक्टर साहब ये भी तो देखिए, बात है ना कि जी कि वक्त जरूरत कैंसिल तो नहीं करनी चाहिए ना वो लीज। नहीं भाई वो हुकूमत इस्तेमाल करती है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग पहले गैर कानूनी काम करते हैं तो फिर हुकूमत ये काम करती है। अगर ये कानूनी हो तो गिराई नहीं जा सकती और हवेली खाली नहीं कराई जा सकती। तो इसलिए ये सारे लोग जब होते हैं, इन्होंने टेम्पररी अपने ढाबे बनाए होते हैं, उनको झटका देके फारिग कर देते हैं। मैं आपको ज़ाती तौर पे क्रेडिबली एक चीज़ बता सकता हूँ कि एक लाहौर की साबिका एमएनए थी तहरीक इंसाफ की, उनका एक हॉस्पिटल बन रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन। अब लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कि बड़े सिटीज़ के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी तो नक्शा अप्रूव्ड होगा। मैप अप्रूवल के बगैर नई कंस्ट्रक्शन अब हो सकती। अंडर कंस्ट्रक्शन हस्पताल और फार्मेसी तोड़ दी गई थी। अब उसमें मैंने सारा चेक करवाया, कोई ग्लिच था बीच में, कोई 2 नंबरी थी, कोई फनकारी थी, नहीं मिला मुझे। नहीं उसमें सिर्फ लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। उसमें था कि एनओसी नहीं था हेल्थ केयर कमीशन का। और डॉक्टर जरका की बात कर रहे हैं आप जी? नहीं डॉक्टर जरका का नहीं, वो उनके क्लिनिक थे, डॉक्टर जरका के क्लिनिक थे जी। मैं उनकी, आप किसी और की बात कर रहे हैं? मैं किसी और की बात कर रहा हूं। अच्छा, डॉक्टर जरका तो अभी भी सेनेटर हैं, लेकिन डॉक्टर जरका का मैंने डॉक्टर जरका अभी भी सेनेटर हैं और उनके जो किया गया था उस टाइम मैं शो में बैठा हुआ था जब उनके क्लिनिक सील किए गए। उनका मैंने चेक कर लिया था, उनका हेल्थ केयर कमीशन और उस तरह बहुत सी चीजें। नहीं सर, नहीं सर, उनको यहाँ पर बैठे हुए हमने चेक किया था, मियां नवीद साहब बैठे हुए थे, मियां नवीद साहब ने कॉल की तो असिस्टेंट कमिश्नर ने क्या कहा, केस को पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। इन्वेस्टिगेशन में हमने भी किया था। मेरी गुजारिश सुन लें, एस्थेटिक क्लिनिक जो होता है ना जी, उसकी परमिशन के रूल्स पीएमडीसी ने नए बना दिए हैं। ठीक है। अब एक आम एस्थेटिक क्लिनिक जब बनता है तो उसको हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक मिलती है परमिशन एज पर रूल्स लेड डाउन बाय पीएमडीसी। ठीक है। डॉक्टर जरका का ये मामला था। नहीं उसका सर, नहीं सर ये वीडियो अपॉलजीज मैं आपके अगले प्रोग्राम में अगर आप फोन मिला लें मैं क्लैरिफाई उनसे बात कर लेते हैं। सर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, अगर आप इजाजत मिला सर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं इजाजत, अगर आप इजाजत दें मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। इसी शो में हम बैठे हुए थे तो ये खबर आई हमारे पास कि डॉक्टर जरका के क्लिनिक जो है दोनों सील कर दिए गए लाहौर के अंदर। मियां नवीद साहब हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, मैंने उनको कहा, अभी शो में बैठे हुए थे मैंने कहा जरा चेक करें व्हाट हैपेंड। तो वहाँ पे हमें ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जनाब वहाँ से लार्वा निकल आया था, वहाँ पे कुछ पानी खड़ा हुआ था बाहर, तो इस वजह से। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आपने बात की ना अभी, बड़ी मजे की बात। सर एक सेकंड में एक वाकया सुनाता हूँ जी। 2011-12 में जब ये डेंगू आया था तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल था जे रोड पे, नाम नहीं लेता मैं, तो शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, उन्होंने भेजा ख्वाजा सलमान साहब को कि जाके मुआयना करें सबका। तो वो टीम साथ लेकर गए और एक अस्पताल की छत पे लार्वा मिल गया। ठीक है, वो सील हो गया और वहाँ जो डॉक्टर गिरफ्तार हुआ उसका भी नाम नहीं लेता मैं। ठीक, वो मियाँ साहब का पर्सनल फिजिशियन था, अदनानी सिर्फ नहीं, नाम वो नहीं था, कोई और था, और उनके प्राइवेट अस्पताल में काम भी करता था जी। वो 8 घंटे बाद रिहा हुआ। तो ये वाकत होते हैं ऐसी बात नहीं है, होते हैं, उस पर कुछ आके मिस रिपोर्ट हो जाते हैं आके। एनीवे नाज़रीन, राना जवाद साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। राना साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद। राना साहब कैसे मिजाज है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, ज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई, हम लोग स्टूडियो में बैठे भी बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फ्रेंडली मैच तो नहीं खेल रही लोगों के लिए, ऑडियंस को ज़रा मरगूब करने के लिए और अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने के लिए, कि जो MQM का जाना PMLN के साथ और सिंध में आप लोगों का उनको इग्नोर कर देना एंड एवरीथिंग। सर, हम इनके साथ फ्रेंडली होते हैं जब ये लोग मुसीबत में होते हैं, और जब भी ये हुकूमत में आए और मुल्क में और पार्लियामान में मुसीबत खड़ी हुई, इमरान खान ने इनके खिलाफ धरने दिए, हमने इनकी हुकूमत बचाई। जब भी ये शहरों में होते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत और पार्लियामेंट की बका के लिए हमेशा इनके साथ खड़ी होती है। इनकी ये शुरू से कमिटमेंट थी, जमहूरियत के लिए इनकी कमिटमेंट थी कि हम COD को ऑन करेंगे और उसको ऑन करेंगे। लेकिन जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने हमेशा जो है COD को और जमहूरियत को के प्रिंसिपल को तहत करके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके खड़े मैच फिक्स करने में ये माहिर लोग। अभी फिर हो गया वह फिक्स मैच, अब भी इनके साथ ये दोबारा होना है, और ये दोबारा होना और दोबारा फिर इनको पीपल्स पार्टी ने आके बचाना है। तीसरी बात ये है कि इनकी जो पोजीशन है, ये मैं अब आपको 3 हवाले दूंगा। एक हमारे मशहूर सहाफ़ी जो है जुनैद सलीम साहब, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है
कि नून लीग ने अपना एक सर्वे करवाया फॉरेन कंपनी से, अमेरिकन कंपनी से, जिसने सर्वे करके ये बताया कि पूरे मुल्क में 30% से ज्यादा इनकी सीटें नहीं है। MKM हो गई, बाप हो गई और मुस्लिम लीग नून हो गई और सूबा सिंध हो गया और बलूचिस्तान हो गया। इसको मैं डिफाइन ऐसे करूंगा 0 + 0 + 0 = 0। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਤਾ है, लेकिन इंज दी कहानी होनी नहीं ना भाईजान। इसके अलावा आपको पता है कि 2 पोल उसने करवाए हैं, एक इसमें ये इकरारुल हसन क्या नाम है जर्नलिस्ट ने ट्विटर पे, हाँ जी। सलमान खान ने करवाया है, उसमें पोजीशन आपने देखी। हाँ जी वो तो देखिए, लेकिन उसमें आप भी कहीं नजर नहीं ना आए, पीपल्स पार्टी भी उन पोल्स में नजर नहीं आई, उन पोल्स में तो सिर्फ PTI नजर आती है। पंजाब, अभी इनकी बात कर रहे हैं हम, वो पंजाब बेस सर्वे जी। हम ये कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है आप ये मानते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्टी नहीं है, सिर्फ सिंध की पार्टी है? सर पीपल्स पार्टी है, हम ये नहीं कहते कि हम यहाँ से जो बड़ा क्लीन स्वीप कर जाएंगे और ये कर जाएंगे। हमारी एग्जिस्टेंस है, हमें सारी कुव्वतें, गैर जमहूरी कुव्वतों ने हमें गुज़श्ता 30 सालों से कॉर्नर भी तो किया हुआ। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये प्रोग्रामों में ये चीज डिस्कस नहीं हुई, ये साबित नहीं हुई? कभी RO इलेक्शन हमें पड़ गए और कभी क्या कहते हैं बैतुल्ला महफूज हमें पड़ गया। हमें तो पंजाब में खेलने दिया ही नहीं जा रहा। अब भी हमें ये कहा जाता है कि अगर वो पंजाब में आपको खेलने नहीं दे रहे तो वो अगर चाहे तो फिर सिंध भी आपसे लिया जा सकता था, अगर ये रियलिटी हो तो। सर सिंध नहीं ले सकते, इंशाल्लाह पंजाब में भी आपको रिकवर करके दिखाएंगे। अल्लाह करे, मेरी तो ख्वाहिश है कि हर सियासी जमात रिकवर करे। सर इस टाइम पे जमहूरी कुव्वतें जितनी भी हैं, पूरी आवाम खड़ी हो चुकी है जमहूरियत और पार्लियामेंट के पास। वो सारे के सारे बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में ऑन करेंगे, आप बैलेट होने तो दें। चलें, अल्लाह पाक खैर कराना। साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से आगे लेके चलेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। टू क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए आई वुड वांट टू नो कि पीपल्स पार्टी इसमें सारे स्टैंड कहाँ कर रही है पंजाब के अंदर? राणा साहब तो कह रहे थे कि जी हम वी डू अंडरस्टैंड कि पंजाब में हमारी कोई ऐसा स्टैंडिंग नहीं है। अच्छा हम जब सिंध में सेफ़ है पीपल्स पार्टी अभी भी? मेरा ख्याल है कि सेफ़ है, उसको कोई ख़तरा नहीं है और ज़रूरत भी है इस वक्त कि सिंध में पीपल्स पार्टी सेफ़ रहे, क्योंकि मतलब वहाँ पे कुछ चौथी दफ़ा नहीं होगी पीपल्स पार्टी? कोई बात नहीं, फिर क्या है, मतलब कि ये है कि वहाँ पे किसको लाना चाहेंगे आप? नहीं, बदकिस्मती की बात ये है कि वन मैन शो है ना, पार्टी कोई खड़ी नहीं हो रही वहाँ पे। और तो पार्टी को वो बात तो वही है ना कि कोई पार्टी खड़ी तो हो ना, कोई पार्टी को काम करे वहाँ पे, कोई अपना तंजीम बनाए, कोई वहाँ पे मेंबरशिप करे, कोई पता तो चले ना। देखिए बात पता क्या है, मसला ये है कि हम क्यों नहीं, अगर मजबूत होती है कोई पार्टी, हम उससे ये तो मुतालबा कर सकते हैं कि वो डिलीवर करे, लेकिन ये मुतालबा, ये बात करना कि ये पॉपुलर क्यों है, ये मेरा ख्याल है नाजायज़ बात है। हम कहेंगे जी फर्क करें पंजाब में। नहीं, मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं सकते, ये बिल्कुल भी नाजायज़ है सवाल कि कोई पॉपुलर क्यों है। पता नहीं अवाम में क्या चीज़ उन्हें पसंद है, बट बदकिस्मती की बात यह है कि एक सूबे के अंदर दूसरी पार्टी है ही नहीं कोई, सिर्फ एक पार्टी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि दूसरी पार्टी वहाँ पे अपना काम करे। तो ये आप देखें ना, अब जब हम अभी बात कर रहे हैं PTI के हवाले से कि PTI ने वहाँ पे कितनी कोशिश की, वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए, खुद इमरान खान गए, फिर जहाँ पे जाकर उन्होंने काम भी किया, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनको वहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन वो इस पोजीशन पर तो नहीं जा सके कभी भी कि हुकूमत बना सके या वो इस हद तक अपनी वो सीटें जीत सकें कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना बने। दूसरी बात, एक चीज़ पंजाब की जब बात होती है, पंजाब में देखिए पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि जी कि जनूबी पंजाब में वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ये जनूबी पंजाब में चले वो लोग अपने इलाके में असर और सूख रखते हैं। वह अच्छा उनकी पहले से हो सकता है कि सीटें ज़्यादा हो जाएं, फिर वहाँ पे 18 के इलेक्शन से ज़्यादा जी बिल्कुल ज़्यादा हो सकती हैं। फिर यहाँ पे अपर पंजाब में आप चले जाएं या जेलम वाली साइड पे आप चले जाएं, वहाँ पे लाला मूसा वाली साइड पे आप देख लें, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है पीपल्स पार्टी के हवाले से। इसी तरह से देखिए इस वक्त जो हवा हो रही है ना, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ये एक आप ये उनका एक कामयाबी कह लें कि इसमें से, इस गुफ्तगू में से, इस बहस में से हम शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता कि कहीं कोई कंपटीशन कोई PTI कहीं बहस में नहीं नज़र आ रही। यही असल में कामयाबी है कि जी आप उसको जब बहस से निकाल देते हैं ना, जब आप उसको गुफ्तगू से निकाल देते हैं तो फिर वो लोगों के जहनों से आपके और मेरे से निकली है।
मैं यही स्टूडियो बात में आपसे- बैठे ये- अवाम की बहस से मैं बता ये सके चलें अवाम की बहस की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको ताज़ा तरीन 2 मिसालें देता हूँ इसमें, दो ताज़ा तरीन। अवाम के अंदर अवाम के हल्के हैं ना आगे, फ़र्ज़ करें हम 4 दिन पहले 10 दिन पहले सिंध में इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन कराची के हुए हैं, वहाँ पे 1 सीट मिली। अवाम को रोका तो नहीं किसी ने वोट डालने से, क्यों नहीं वोट डालने के लिए गए? 1 सीट 10 में से मिली ना, चलें उनको भी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि वो कराची की हद तक थी, वहाँ पे नहीं है, छोड़ दिया। पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए वकीलों के, अभी हम पोल करवाते हैं कि इसमें मैक्सिमम 1000 की सैंपल होती है। जो पोल हम करवाते हैं मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा पूरे मुल्क से हम नहीं लेते। ठीक है। मैं कहता हूँ मैं अपनी मर्जी के लेके बंदे करवा लेता हूँ, आपको जो रिजल्ट कहते हैं मैं दे देता हूँ। लेकिन वकीलों का इलेक्शन हुआ, बार का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, ठीक है, उसमें पूरे मुल्क से, उसमें तो कोई दबाव नहीं था किसी के ऊपर। किसी एक बंदे ने भी कहा कि हमें कहा गया कि आप फलां जगह वोट डालें, उसमें रिजल्ट क्या आता है? पिछली दफ़ा पीटीआई जीती थी ना, तो वो चेंज आपको क्या नज़र नहीं आती उसमें? फेयर एनफ, ये लॉजिकल ठीक है कि उसमें अगर वो तबका जो सबसे जो वन ऑफ द आप कह सकते हैं एजुकेटेड जो क्लास है पाकिस्तान की, उसमें से एक वो वकला की एक तबका है ना, उसके 450 गालबन वोटों से 450 वोटों से हारना एक बड़ा मायने रखता मार्जिन है है लंबा। बार के सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का। टोटल 3700 वोट है जी जी जी, उसमें से। 3700 वोट और उनके मेरा हाल 1750 वोट थे, तो उनके 1300 वोट थे जो पीटीआई के कैंडिडेट के। तो मामला ये है कि ये आपको चेंज तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो ये उसके logical। बावजूद ये देखिए ये सैंपल है ना, आप ये एक इसको आप कह सकते हैं कि जेन्युइन पोल है ये, इसको आप क्यों नहीं कंसीडर करते? देखिए कि अगर ये इस तरह की चेंज वहाँ पे है तो फिर नीचे हम यहाँ पे बैठ के जब मैं आप ये गुफ्तगू करते हैं तो उसमें हो सकता है मेरी सोच और हो, आपकी कुछ दूसरी तरफ, हमने अपनी अपनी बात करनी है। और तीसरा एक जो चीज़ इसमें जो चल रही है वो है सोशल मीडिया हमारा, उसमें जो स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, वो एक हवा उस तरह की एक पॉपुलैरिटी के हवाले से वो बना लें, लेकिन ग्राउंड की हवा और उसकी हवा में फ़र्क होगा। आउटडोर शोज मैं जब भी करता हूँ, आपको पता है हफ्ते में 2 मेरे आउटडोर होते हैं। अब इसमें मैं बहुत सारी तफसील में नहीं जा सकता उन शोज़ की, लेकिन यकीन माने कि ग्राउंड पे भी हवा है पीटीआई के भी। मैं मानता हूँ इस बात को, और अच्छी खासी इस बात को भी मान लेता हूँ। चले मैं इसको आगे इसको अगला सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि अगर वो उस दिन जिस दिन इलेक्शन डे है, इलेक्शन डे रहने दो, थोड़ा सवाल समझ गया, रहने दो डॉक्टर साहब। अगर कैंडिडेट वाली तरफ जाएंगे, इलेक्शन डे वो एक कहानी साइंस और है, उसमें किस बात को कितना फैसिलिटेट किया जाता है, किसको कितना रूम दिया जाता है, वो डिसाइसिव डे वो होगा। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि रूम मिलेगा? अच्छा सर, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ जो मेरे दोस्त ने भी बताया। मेरे चंद दोस्त हैं मरी में जी, तो एक का होटल है वहाँ पे और एक का शॉप है मोबाइल्स की जी तो मैं अक्सर जाता हूँ तो उनसे मिलता हूँ कभी कि यार कोई जगह देखो, कोई घर बनाए, कोई हट बनाए। जी तो 1-2 साल से सिलसिला जारी है। जी तो जब मैं जाता हूँ मुझे वो चाय पिलाते हैं और दोनों जो थे वो वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया था ठीक है। और उनको पीटीआई को जिताया भी था। और जब मैं जाता था तो वो कहते थे जी हम पीएमएलएन को वोट नहीं दिया, हमने 2 दफ़ा इनको वोट दिया। उनके कैंडिडेट अब वहाँ से वो भी फरार हो चुके हैं छोड़ के पार्टी को। लेकिन भाई साहब, जी हाँ, अभी ये हुआ कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस पहुँचे तो मुझे उन दोनों का फ़ोन आया, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं कही बस जी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। मैं कहा हाँ जी, हम तो सारे काम हो जाएंगे। मैं कहा यार वो ऐसे कौन से काम थे जो आपने मुझे आज तक नहीं बताए? हाँ। तो मैं पहले ही करवा देता। हाँ। तो ये एक हवा देखें आप कि वो जिनको मैं 2 साल मिलता था, जी फ़ोन करता था, जाता था, वो उनको अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन मुझे उस दिन किया जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए और उन्हें ये अंदाजा हुआ कि अब वो आ गए और हमारे काम अब पीएमएलएन के लोग करेंगे जिनसे इनके रवाबित है। हाँ। तो ये हमारे मुल्क की जो हवा है ना और जो अवाम है वो बड़े समझदार हैं। हाँ। जो आपने कहा ना कि जो इससे इन्होंने पहले कहा कि हवा ऊपर और है इधर और है, जैसे एसी लगाते हैं ना तो और टेम्परेचर होता है बाहर और होता है। हाँ। तो ये जो बात है ये सही है कि लोग अपनी इस मुल्क में इस टाइम एसी नून लीग के लिए लग गया हुआ है। इंटरेस्ट देखते हैं, वोट डालने के लिए अपना इंटरेस्ट देखते हैं, नजरियात देखते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम एयर कंडीशन नून लीग के लिए चल रहा है, आ रही है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ और आप मेरा दोस्त हैं, आप वाकया सुन लें। जी। विहाड़ी में एक एमपीए थे जी। जब मैं हुकूमत में था तो आते थे, कहते थे जी हमारी सड़क बनवा दें। क्यों भाई, ये 30,000 वोट है, ठीक है, लेकिन फंड नहीं थे, क्योंकि फंड देते हैं 40-50 करोड़, सड़क बनती थी 1 अरब की। हाँ। तो बड़ी मुश्किल से 3 साल में सड़क मुकम्मल हुई और वो बन गई। हाँ। जब इलेक्शन की बारी आई तो पीएमएलएन ने उनको टिकट ना दिया। ठीक है। तो मैंने जाके सीएम से कहा, उसे शहबाज शरीफ साहब के जी ये बंदा जिस पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है जीत जाएगा, क्योंकि सड़क बन गई है, 30,000 वोट है, बड़ा प्रोजेक्ट था उसका। उन्होंने ये बात मानी, उसको एक और को टिकट दे दिया।
इलेक्शन में वो जीत गया बंदा, वो सड़क के सर पे सर पे। जब जीत गया तो मुझे फ़ोन आया, सही क्या वाल मैं कामयाब थी गया तो उन्हें क्या करना है? मैं क्या आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं क्या आ जाओ। जब वापस आया मैं क्या ऐलान कर शामिल हो जाए नूर, वो शामिल हो गया और अब तक साथ है। तो इसलिए कि हमारे मुल्क का मैंने आपको छोटे छोटे ट्रेलर दिखाए, ठीक है, इस तरह ताकि जनाब की जो इनकलाब का जज्बा है उसको मजीद फ़रोग मिले। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की कि जो प्रैक्टिकली कुछ और हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन पेपर कुछ और होती हैं। बट मेरी ख्वाहिश एंड में, और मेरी ख्वाहिश, मेरी दुआ हमेशा के लिए एक होगी कि आप और मैं वोट जहाँ पे डालें, जब काउंटिंग में निकले तो वहीं से निकले, और जिसको डाला गया उसी के लिए निकले। और इसका इंतज़ार हम करेंगे 8 फरवरी को। उससे पहले ये चलता रहेगा, हमारे तजज़िये भी चलते रहेंगे, हमारी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग में पॉलिटिकल वेव क्या है उस पर भी बात करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आइंदा से मैं सोच रहा हूँ कि हर शो में आप लोगों से दरख्वास्त किया करूँ, वोट डालने ज़रूर चाहिएगा, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। 8 फरवरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया जी, आप नहीं डालेंगे तो कोई और डाल देगा। सो लिहाजा अपना वोट डालने ज़रूर चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।